दोस्तों आखिर आरबीआई क्यों नहीं महंगाई रोक पा रही है? आखिर महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो पाती? दोस्तों देखा जाए तो दिन ब दिन हमारी जरूरत की चीजें काफी ज्यादा महंगी होती जा रही है कि एक आम आदमी को अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए कई चीजों की कुर्बानी तक देनी पड़ती है, क्योंकि महंगाई हमारी खरीदने और खर्च करने की आदत को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। ऐसे में इसके पीछे क्या है असल कारण, आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों आज महंगाई का सबसे बड़ा कारण रूस यूक्रेन युद्ध है, जिसकी वजह से फ्यूल, गैस और फूड के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में महंगाई ग्लोबल इन्फ्लेशन के कारण बढ़ती है, मगर देश के सेंट्रल बैंक का भी योगदान होता है महंगाई को कम या ज्यादा करने में। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि आरबीआई महंगाई को क्यों नहीं रोक पा रहा है? तो आपको बता दें कि दोस्तों इसके लिए आपको इन्फ्लेशन को समझना होगा, जिसे नापने के लिए दो चीजें जरूरी है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। आरबीआई हर महीने इन्हें कैलकुलेट करता है। इससे आरबीआई को सभी गुड के प्राइस में होने वाली चेंज की और इन्फ्लेशन की जानकारी होती है। किसी प्रोडक्ट के दाम इसलिए नहीं बढ़ते कि उसके खरीदार बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है और उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो चीजें चाहिए उसका प्राइस बढ़ गया है। इसलिए अगर आरबीआई सबकी परचेजिंग पावर को कम कर देगा तो लोग बहुत सी चीजों को खरीदेंगे नहीं और उन चीजों की डिमांड कम हो जाएगी। ऐसे में डिमांड कम होगी तो चाहकर भी चीज का प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन क्योंकि उनको भी अपनी इनपुट कॉस्ट को कवर करना है तो फिर दूसरे से लेकर सेलर तक कोई भी प्राइस को ज्यादा कम नहीं रख पाएंगे। तो ऐसे में आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करके डिमांड, सप्लाई और प्राइस इसको लिमिट कर देता है और दुनिया के हर एक प्रोडक्ट के साथ यही होता है। सब्जियों से लेकर घर के हर एक सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, सब कुछ ऐसे ही चलते हैं और इसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। ऐसे में अगर आरबीआई की कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी और डूब जाएगी। इसलिए जरूरत के हिसाब से महंगाई को कम करना देश और आरबीआई के हित में नहीं होता, जो कि आरबीआई ने जरा सी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी तो पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी और देश की इकोनॉमी संभाले नहीं संभलेंगी। तो दोस्तों देश में महंगाई जरूर है, लेकिन ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है और खासकर महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यह और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इन कारणों की वजह से फूड सप्लाई पर काफी प्रभाव पड़ा है। दोस्तों देखा जाए तो महंगाई हर देश की नीति में शामिल है कि किस देश को उन्हें महंगा करना है और किस देश को उन्हें सस्ता करना है, क्योंकि कुछ तो मार्केट और परिस्थितियों के हिसाब से है। लेकिन हर देश की सरकार को एक चीज सुनिश्चित करनी चाहिए कि जो सबसे बेसिक चीजें होती है, जिनकी जरूरत हर किसी को होती है, उन चीजों के रेट उन्हें नहीं बढ़ाने चाहिए, जैसे कि खाने पीने की चीजें, एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्योंकि अगर यहाँ भी प्राइसेस हाई हो रहे हैं तो यह देश का फेलियर माना जाएगा। और इस श्रेणी में अगर देखा जाए तो हमारे देश में इसे सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया है, क्योंकि महंगाई अगर बढ़नी चाहिए तो लग्जरी आइटम्स पर बढ़नी चाहिए। बेसिक नीड की चीजों जैसे कि आटा, दाल, चावल, तेल, पेट्रोल, इन सब चीजों के अगर प्राइस बढ़ता है तो यह कहीं ना कहीं देश की सरकार की पॉलिसी का फेलियर माना जाता है। और ऐसे में सरकार को चाहिए कि महंगाई के समय वह इन चीजों पर ध्यान दे कि बेसिक नीड की जो चीजें हैं उन पर महंगाई ना बढ़ाई जाए, ताकि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। ऐसे में यह आरबीआई और सरकार के हाथ में ही होता है कि वह किस चीज का प्राइस बढ़ाना चाहते हैं या फिर किस चीज का प्राइस कम करना चाहते हैं। तो ऐसे में सरकार को सोच समझकर और जनता की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को लेना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों जिस तरह से टाइज भारत, रशिया, इजराइल या जापान के साथ एंजॉय कर रहा है, वैसे टाइज भारत के शायद ही कभी अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे वेस्टर्न देशों के साथ बने हो। वैसे तो चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जो नाटो देश है, ये भारत के साथ पहले से ही ज्यादा क्लोज टाइज एस्टेब्लिश कर रहे हैं। भारत के साथ यह डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, वेपन्स की डील कर रहे हैं, हथियारों की ज्वाइंट डेवलपमेंट और ज्वाइंट प्रोडक्शन के ऊपर जोर दे रहे हैं।
कई सारे ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। इनकी तरफ से स्टेटमेंट आती रहती है कि भारत इनके लिए इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है और यह भारत के साथ अपने टाइज को रिवॉल्यूशनाइज करना चाहते हैं। लेकिन इनकी मंशा पर शक तब होता है जब यह भारत को रिलीजियन, माइनॉरिटी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और हिंदुत्व के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं। और इस बार तो खुद ब्रिटेन बीबीसी के सपोर्ट में आ गया। क्या कुछ है मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में बीबीसी की जो न्यूज आई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की गवर्नमेंट को हिंदुत्व के साथ जोड़कर टारगेट किया गया था। उससे कुछ समय पहले जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर के ऊपर एक विवादित बयान दिया था। इससे पहले अमेरिका का जो पाकिस्तान में एम्बेसडर है वह पीओके जाकर उसे आजाद कश्मीर कहकर संबोधित कर रहा था, जबकि भारत में तो पिछले 2 सालों से अमेरिका का एम्बेसडर तक नियुक्त नहीं किया गया। कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी देश के साथ अपनी पार्टनरशिप को अहमियत देते हैं और उसको वैल्यू करते हैं तो इस तरह की गलतियां कभी नहीं होती है। भारत ने इजराइल और रशिया के साथ कभी भी यह चीज नहीं दोहराई है और उन्होंने ऐसे टॉपिक्स के ऊपर कभी भी भारत को टारगेट नहीं किया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री वाली घटना को लेकर काफी सारा क्रिटिसिज्म फेस करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट बीबीसी को डिफेंड करने के लिए उतर आई है। उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसके मुताबिक ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना है कि बीबीसी न्यूज अपना काम करने के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो भारत के साथ रिश्तों को बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट मानते हैं। दरअसल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के स्पोक्स पर्सन से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसे भारत सरकार ने रिजेक्ट किया है या उसकी निंदा की है, ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी। उसी के जवाब में ब्रिटिश स्पोक पर्सन ने बीबीसी को डिफेंड करने की कोशिश की और कहा कि बीबीसी अपने काम को करने में इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र है। बीबीसी जो रिलीज करती है, जो उसका कंटेंट होता है वह उसके लिए इंडिपेंडेंट है, यानी कि बीबीसी की वीडियोस, आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्री के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। ब्रिटिश स्पोक पर्सन ने इसके साथ ही यह भी आगे कहा कि मैं इस बात के ऊपर जोर डालता हूं कि हम भारत को बहुत ही इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पार्टनर मानते हैं। आगे आने वाले दशकों में हम भारत के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसमें भी बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं और हमें इस बात का कॉन्फिडेंस है कि यह रिलेशनशिप मजबूती से और ज्यादा मजबूत होती जाएगी। अब दिक्कत यह नहीं है कि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, बल्कि दिक्कत यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्ट में खुलकर बिल्कुल नहीं आया। ऋषि सुनक ने इस बारे में कैलकुलेटिव स्टेटमेंट दी थी। आपको याद होगा जब इजराइल के फिल्म मेकर ने कुछ ही महीने पहले इंडियन फिल्म फेस्टिवल में आकर द कश्मीर फाइल मूवी को प्रोपेगेंडा बताया था, उस समय इजराइल के एम्बेसडर से लेकर इजराइल की सरकार सब के सब भारत के डिफेंस में आ गए थे। सबने कश्मीर के ऊपर भारत का सपोर्ट किया था। इस बार अगर ब्रिटेन का केस ले ले तो मूवी नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बीबीसी इंडिपेंडेंट है और जो वे कंटेंट बनाती है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इससे यह साफ होता है कि क्यों ब्रिटेन और अमेरिका के साथ भारत के टाइज, भारत के रिश्ते शायद वैसे कभी नहीं बन पाए जैसे भारत के रशिया या फिर इजराइल के साथ है। तो दोस्तों, क्या आप इस बात से सहमत हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।